Good morning students. Myself Jyoti, Assistant Professor in Sri Adinath Jain PG College. As you know that we have started जो हमारा चैप्टर है वो है जूलॉजी पेपर थर्ड. ठीक है, पेपर कौन सा है हमारा? जूलॉजी पेपर थर्ड और यूनिट फर्स्ट. इस यूनिट फर्स्ट में हमने जो फर्स्टली अपना टॉपिक स्टार्ट किया है वो है भ्रौणिकी यानी कि एम्ब्रियोलॉजी का परिचय व उसका इतिहास. ठीक है, अब हमने ये स्टार्ट किया है एम्ब्रियोलॉजी में. तो एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहले हम क्या बात कर रहे थे कि एम्ब्रियोलॉजी या भ्रौणिकी का अर्थ क्या है. तो एम्ब्रियोलॉजी में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? भ्रूण के बारे में, कि भ्रूण बनता कैसे है, फिर उसमें क्या क्या संरचनाएं विकसित होती हैं, किसी जाति विशेष के भ्रूण में कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं, फिर वो आके कैसे डेवलप होता है. ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं. तो इसके हम इतिहास के बारे में बात कर रहे थे. जैसे कि हमने प्रारंभ किया था कि एम्ब्रियोलॉजी के बारे में सबसे पहले जो एक पुरानी विचारधारा के अनुसार बात कही गई थी वो किसने की थी? वो की थी हिप्पोक्रेट्स ने. हिप्पोक्रेट्स व एम्पीडोकल्स. एम्पीडोकल्स ने. दो पुरानी विचारधारा वाले या हम कह सकते हैं पुरातन विचारधारा वाले क्या कह सकते हैं संत थे, जिन्होंने क्या कहा था? इनके अनुसार क्या हुआ था कि जो चार प्रमुख तत्व है, कौन कौन सा? जल, अग्नि, वायु व मृदा. इन चार तत्वों के मिलने से किसका निर्माण होता है? किसी जीव का निर्माण होता है. यानी कि एक तरीके से जो हमारी पुरातन विचारधारा चल रही थी उस विचारधारा को ही इन्होंने कहा कि एक तरीके से जैसे हम टीवी में हमने देखा कि कोई संत महात्मा यज्ञ करता है, यज्ञ में उसने चार चीज़ें डाली, अग्नि से कोई उत्पन्न हो गया या वायु में कोई उत्पन्न हो गया, इस तरह की विचारधारा इन्होंने दी. लेकिन जो एम्ब्रियोलॉजी है उस एम्ब्रियोलॉजी के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल जो क्रिया की थी वो किसने की थी? अरस्तु ने. यानी कि एम्ब्रियोलॉजी के लिए भ्रूण परिवर्धन के संबंध में इन्होंने तो केवल क्या दी थी? पुरातन विचारधारा दी थी. तो अरस्तु ने क्या किया था? किस किस पे किया था? एक किया था ऑक्टोपस और कटल फिश. ऑक्टोपस और कटल फिश के जो अंडे हैं उन अंडों का परिवर्धन यानी कि उन अंडों में परिवर्धन की क्रिया का जो अध्ययन किया था वो किसने किया था? अरस्तु ने किया था. यानी कि साइंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोग किया था वो किसने किया है? अरस्तु ने. इसलिए अरस्तु को भ्रौणिकी का जनक यानी कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं. यहाँ तक की बात हमने पिछली क्लास में की थी. ठीक है, यहाँ तक की बात हम अपनी पिछली क्लास में कर चुके थे. अब आप लिखेंगे अनुजनन का सिद्धांत. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट अगर हम जिसकी बात कर रहे हैं वो आती है हमारी पूर्व रचनावाद. पहले क्या आएगा? पूर्व रचनावाद या इसको हम कहते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी. ठीक है, पूर्व रचनावाद या इसको क्या कहते हैं? प्री फॉर्मेशन थ्योरी. ये जो थ्योरी दी गई थी ये एक तरीके से कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई थी. इन्होंने क्या कहा? प्री का मतलब पहले से ही और फॉर्मेशन का मतलब निर्मित. प्री फॉर्मेशन थ्योरी में क्या हुआ कि पूर्व निर्मित. प्री फॉर्मेशन यानी कि पूर्व रचनावाद या प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहती है? पूर्व निर्मित. तो इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने ये कहा कि जो मादा के अंडे होते हैं
मादा के अंडे में पहले से ही कोई पूर्व निर्मित संरचना पाई जाती है। माता के अंडे में पहले से ही क्या होती है, कोई पूर्व निर्मित संरचना पाई जाती है जो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लेती है, विकसित कर लेती है। बात समझ में आ रही है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी क्या कहा गया था कि अंडे के अंदर, मादा के शरीर में जो अंडे होते हैं उनमें पहले से ही पूर्व निर्मित कोई संरचना पाई जाती है जो अपने आप को क्या कर लेती है, विकसित कर लेती है और नए वयस्क समान जीव का निर्माण करती है। क्योंकि ये जो संरचना है किसमें बताई गई थी, अंडों में, तो इन वैज्ञानिकों को, यानी कि जिन्होंने, या हम कहें जिन भी लोगों ने इस मत को दिया उन्हें ओविस्ट कहा गया। जो भी इसका समर्थन करते थे, पूर्व रचनावाद में जो कहें अध्ययन करने वाले शोधकर्ता थे, उन शोधकर्ता ने, जिन्होंने भी ये कहा कि अंडे में पहले से ही निर्मित कोई पूर्व संरचना पाई जाती है जो अपने आप को विकसित कर लेती है, तो इन सभी शोधकर्ताओं को ओविस्ट कहा गया। अब इसी तरीके से क्या हुआ कि कुछ ने तो किसके बारे में बोला, अंडे में कहा, और कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि इसी प्रकार की संरचना किसमें पाई जाती है, शुक्राणु में पाई जाती है। यानी कि जो नर होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, युग्मक। तो युग्मक के बारे में तो बहुत बाद में देखा गया, जब माइक्रोस्कोपी का क्या हो गया, आविष्कार हो गया। तो माइक्रोस्कोपी के आविष्कार के पश्चात कुछ विचारधाराओं या कुछ शोधकर्ताओं ने ये कहा कि ये जो पूर्व निर्मित संरचना है वो अंडे में नहीं पाई जाती, वो किसमें पाई जाती है, शुक्राणु के अंदर पाई जाती है। ये पूर्व निर्मित संरचना यानी कि शुक्राणु में पहले से ही कोई पूर्व निर्मित संरचना पाई जाती है जो कि यदि इन दोनों का, शुक्राणु और अंडाणु के संकलन के पश्चात अपने आप को विकसित कर लेती है और नए जीव का निर्माण करती है। तो एक तरीके से जो प्री फॉर्मेशन थ्योरी है उसमें कुछ जो शोधकर्ता थे वो क्या थे, वो ये कहते थे कि पूर्व निर्मित संरचना अंडे में पाई जाती है, जबकि कुछ शोधकर्ता ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि पूर्व निर्मित संरचना शुक्राणु में पाई जाती है। तो जिस तरीके से अंडे में निर्मित संरचना के बारे में विचारधारा दी वो शोधकर्ता ओविस्ट कहलाए थे, उसी तरीके से कुछ शोधकर्ता जिन्होंने ये कहा कि पूर्व निर्मित संरचना शुक्राणु में पाई जाती है वो स्पर्मेटिस्ट कहलाए। क्या कहलाए, स्पर्मेटिस्ट कहलाए थे। अब इसी पूर्व रचनावाद को प्रमुख रूप से ज्ञान में लाने वाले जो थे वो थे जेन स्वैमडर्म। इस पूर्व रचनावाद को प्रकाश में लाने का जो प्रमुख कार्य किया था वो किसने किया था, जेन स्वैमडर्म ने किया था। जेन स्वैमडर्म ने किस पर अध्ययन किया था, मेंढक के अंडे पर, यानी कि मेंढक के अंडे में परिवर्धन का अध्ययन किया था। और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ये कहा कि अंडे में पहले से ही पूर्व निर्मित यानी कि उस जीव की पूर्व निर्मित संरचना पाई जाती है, सूक्ष्म रूप में एक पूर्व निर्मित संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहा गया, होमनक्यूलस, मिनिएचर एनिमल्क्यूल्स अथवा होमनक्यूलस कहा गया था। यानी कि मेंढक के अंडे में मेंढक की ही कोई पूर्व निर्मित संरचना होती है, मनुष्य के अंडे में मनुष्य की कोई पूर्व निर्मित संरचना होती है जो बाद में अपने आप को विकसित
कर लेती है। तो ये संरचना या ये बात क्या कहलाया? पूर्व रचनावाद या प्री फॉर्मेशन थ्योरी। पहले लिख लो इसको, फिर इसको हम दोबारा से रिवाइज करके करेंगे, ठीक है? लिखो इसमें, लिखो पूर्व रचनावाद। देखो, इस मत के अनुसार, इस मत के अनुसार कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि, कुछ शोधकर्ताओं ने कहा कि मादा युग्मक ब्रैकेट में लिख लेना अंडा, मादा युग्मक ब्रैकेट में लिखेंगे अंडे अथवा मादा युग्मक ब्रैकेट में अंडे तथा नर युग्मक ब्रैकेट में शुक्राणु तथा नर युग्मक शुक्राणु में पहले से ही एक सूक्ष्म रूप वाला मादा युग्मक अंडे तथा नर युग्मक शुक्राणु में पहले से ही एक सूक्ष्म रचना वाला जंतु पाया जाता है, जंतु पाया जाता है जो वृद्धि व विकास द्वारा, जो वृद्धि व विकास द्वारा नए जीव का रूप धारण करता है, धारण करता है। यह मत पूर्व रचनावाद कहलाया, यह मत पूर्व रचनावाद कहलाया। इस सिद्धांत में कुछ विचारकों ने कहा, इस सिद्धांत में कुछ विचारकों ने कहा कि यह सूक्ष्म जंतु मादा के अंडे में होता है, यह सूक्ष्म जंतु मादा के अंडे में होता है, तो उन्हें ओव्यूलिस्ट अथवा ओविस्ट कहा गया, ओव्यूलिस्ट अथवा ओविस्ट कहा गया तथा कुछ विचारकों ने यह सूक्ष्म निर्मित संरचना नर युग्मक शुक्राणु में बताई,
यह सूक्ष्म निर्मेय संरचना नर युग्मक शुक्राणु में बताई, जिन्हें स्पर्मिस्ट कहा गया। लाइन चेंज करके लिखना, पूर्व रचनावाद प्रमुख रूप से जैव समदर्भ के द्वारा दिया गया, बताया गया, जिन्होंने सर्वप्रथम मेंढक के अंडे में परिवर्धन का अध्ययन किया। जिन्होंने मेंढक के अंडे में परिवर्धन का अध्ययन किया तथा इन्होंने मेंढक के अंडे का रेखा चित्र बनाया। ये अभी अगर हम आगे देखेंगे फेट मैप, जो हम देखेंगे कि कब बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है रेखा चित्र, या इसको क्या बोलते हैं, फेट मैप। क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, बट एक तरीके से क्या होता है, किसी चीज का अनुमान लगाकर उसकी काल्पनिक संरचना बनाना क्या कहलाता है, फेट मैप कहलाता है। काल्पनिक रूप से हम किसी चीज को जब मानचित्र पे ड्रॉ करते हैं, मैप्स पे ड्रॉ करते हैं, वो ही क्या था, फेट मैप। तो वो भी किसने बनाया था, सर्वप्रथम स्वयंडर्भ ने किसमें बनाया था, मेंढक के अंडे का। ठीक है। तथा पूर्व रचनावाद में ही यह कहा गया, कि युग्मक में उपस्थित यह सूक्ष्म जंतु होमनक्यूलस कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखो अनुजनन या पश्चजनन सिद्धांत। ये तो प्री फॉर्मेशन थ्योरी थी, अब हम लिखेंगे एपिजेनेसिस थ्योरी। ठीक है। पहले हम एक बार इसको रिवाइज करते हैं, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो। हमने क्या पढ़ी, प्री फॉर्मेशन थ्योरी या पूर्व रचनावाद। पूर्व रचनावाद में क्या कहा गया कि क्या होता है, एक नर युग्मक होता है, मादा में क्या होता है, मादा युग्मक। अभी हम डिटेल से इसको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे
कि नए जीव का निर्माण किनसे होगा, नर और मादा से होता है। तो नर में क्या होता है, नर युग्मक होता है, मादा में मादा युग्मक होता है। नर युग्मक क्या कहलाता है, नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु, और मादा युग्मक को हम क्या कहते हैं, अंडाणु। ठीक है, तो वैज्ञानिक यानी कि कुछ जो शोधकर्ता थे, विचारक थे, उन्होंने ये कहा कि एक सूक्ष्म जंतु, किसमें, नर युग्मक, या हम कहें कि युग्मक के अंदर पूर्व निर्मित कोई सूक्ष्म जंतु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूर्व निर्मित सूक्ष्म जंतु पाया जाता है, और ये सूक्ष्म जंतु अपने आप को क्या कर लेता है, वृद्धि और विकास करके वयस्क जीव में परिवर्तित कर लेता है। तो ये जो विचारक थे, यानी कि जिन शोधकर्ताओं ने ये विचारधारा दी, वो सारे क्या कहलाए, पूर्व रचनावादी, जिन्होंने भी ये कहा कि पहले से ही नर युग्मक या मादा युग्मक में कोई सूक्ष्म जंतु उपस्थित होता है। तो जिन लोगों ने भी ये बात कही थी, वो सारे के सारे क्या कहलाते थे, पूर्व रचनावादी कहलाते थे। और ये मत क्या कहलाया, पूर्व रचनावाद। अब उनमें भी, यानी कि इन सभी में जो भी पूर्व रचनावादी थे, उनमें से कुछ जो विचारक थे, उन्होंने ये कहा कि पूर्व निर्मित सूक्ष्म जंतु किसमें पाया जाता है, शुक्राणु में पाया जाता है। तो जिन्होंने ये कहा कि पूर्व निर्मित सूक्ष्म जंतु किसमें मिलता है, शुक्राणु में मिलता है, तो उन रचनावादियों को हमने क्या कहा, स्पर्मिस्ट कहा। जिन्होंने ये कहा कि पूर्व निर्मित सूक्ष्म जंतु किसमें मिलता है, स्पर्म में मिलता है, शुक्राणु में मिलता है, तो इनको क्या कहा गया, स्पर्मिस्ट कहा गया। तथा कुछ रचनावादियों ने ये कहा कि पूर्व निर्मित सूक्ष्म जंतु किसमें मिलता है, मादा युग्मक अंडाणु में मिलता है, तो उनको क्या कहा गया, ओविस्ट कहा गया। समझ में आया, ये है हमारी प्री फॉर्मेशन थ्योरी। अब प्री फॉर्मेशन थ्योरी में सबसे ज़्यादा जो अच्छा वर्क किया था, वो किसने किया था, जैन स्वयंडर्म ने किया था। क्या किया था कि इन्होंने जो मेंढक था उसके अंडे का फेट मैप बनाया था, ठीक है, संभावी रेखा चित्र बनाया था, और उसके आधार पर उसमें परिवर्तन का अध्ययन किया था। तो इसलिए पूर्व रचनावाद को प्रमुख रूप से ज्ञान में लाने का किसको कहा जाता है, जैन स्वयंडर्म के लिए कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये जो सूक्ष्म जंतु है उसको क्या नाम दिया गया, इस सूक्ष्म जंतु को होमनक्यूलस कहा गया। ये हमारी क्या है, प्री फॉर्मेशन थ्योरी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आई हो। नेक्स्ट आती है हमारी एपिजेनेसिस थ्योरी। अनुजनन या हम कहते हैं पश्च जनन का सिद्धांत या एपिजेनेसिस थ्योरी। अनुजनन या इसको हम क्या कहते हैं, एपिजेनेसिस थ्योरी। ठीक है, अब जैसे कि प्री फॉर्मेशन थ्योरी तो क्या कहती है कि पहले से कुछ उपस्थित था। अब अनुजनन सिद्धांत क्या कहता है, ठीक है, पहले से ही ये जो सिद्धांत कहा दिया था, ये दिया था मेलपीगी ने। यानी कि इस सिद्धांत के संबंध में प्रथम रूप से वर्क जो किया था वो मेलपीगी ने दिया था। लेकिन यदि हम बात कहें कि दिया किसने है,
तो एपिजेनेसिस जो शब्द था वो विलियम हॉर्वे के द्वारा दिया गया था। किसने दिया था? विलियम हॉर्वे। लेकिन यदि हम इसमें बात करते हैं तो ये थ्योरी दी किसने थी? ये दी थी वॉल्फ ने। अणुजनन का सिद्धांत प्रमुख रूप से दिया किसने है? C.F. वॉल्फ ने। ठीक है, देखो 3 अलग अलग रूप है। वर्क किसी ने किया, फिर उसके बाद वर्ड किसी और ने दिया। अणुजनन वर्ड जो दिया वो विलियम हॉर्वे ने किया। अणुजनन शब्द विलियम हॉर्वे ने दिया। एक तरीके से यदि हम बात कहें, जो होमनक्यूलस या हम कहें पूर्व रचनावाद का जो खंडन किया था, पूर्व रचनावाद का जो प्रमुख रूप से खंडन किया गया था, वो किनके द्वारा किया गया था? इन साइंटिस्ट के द्वारा, या हम कहें इन विचारकों के द्वारा किया गया था। तो इन विचारकों में भी सबसे पहले कौन था? कि जो मेलपिगी थे, मेलपिगी ने सबसे पहले किसको? पूर्व रचनावाद जो सिद्धांत था उसका खंडन किया। पहले उसका पूर्ण रूप से खंडन कहा और उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि पहले से ही कोई मिनिएचर संरचना पाई जाती है जो कि क्या करती है? अपने आप को विकसित कर लेती है। नया जीव कैसे बनेगा? नया जीव दोनों के द्वारा ही बनता है, किसी एक के द्वारा नहीं बन सकता। यदि हम पश्चिम सिद्धांत यदि हम प्री फॉर्मेशन थ्योरी को कहते हैं तो उसमें क्या कह रहे हैं कि पहले से निर्मित संरचना या तो एग में मिलेगी या ओवम उसमें मिलेगी, स्पर्म में, भाई या तो अंडाणु में मिलेगी या शुक्राणु में मिलेगी। तो मेलपिगी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी जीव का जो निर्माण होता है वो दोनों के सम्मिलित प्रयासों से होता है। ठीक है, दोनों में ही कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके द्वारा ऐसा कोई नया जीव बनता है। तो पहले तो इसका खंडन किसने किया? मेलपिगी ने। फिर उसके पश्चात विलियम हॉर्वे आए, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, इस संबंध में अध्ययन किया और क्या शब्द दिया? अणुजनन का शब्द दिया। लेकिन इस थ्योरी को या इस मत को देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन थे? C.F. वॉल्फ। ठीक है, तो अणुजनन सिद्धांत किसने दिया है? C.F. वॉल्फ ने दिया है। लिखो इसमें, लिखो, सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात सूक्ष्मदर्शी की खोज के पश्चात कुछ शोधकर्ताओं ने पूर्व रचनावाद का खंडन किया, पूर्व रचनावाद का खंडन किया, जिनमें मार्सेलो मेलपिगी विलियम हॉर्वे, मार्सेलो मेलपिगी, विलियम हॉर्वे आदि प्रमुख हैं। विलियम हॉर्वे आदि प्रमुख हैं। तथा एपिजेनेसिस नाम विलियम हॉर्वे द्वारा दिया गया। विलियम हॉर्वे द्वारा दिया गया, जिन्होंने कहा कि समस्त जीव
अंडे से ही उत्पन्न होते हैं। समस्त जीव अंडे से ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन अणुजनन सिद्धांत के प्रबल समर्थक अणुजनन सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कैस्पर फ्रेडरिक वोल्फ, इसका फुल नेम है कैस्पर फ्रेडरिक वोल्फ, CF वोल्फ। वोल्फ है कैस्पर फ्रेडरिक वोल्फ या CF वोल्फ है, जिन्होंने कहा कि नए जीव का निर्माण मादा युग्मक में नर युग्मक के मादा युग्मक में नर युग्मक के संलयन के द्वारा होता है। संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट लिखो जाति आवर्तन नियम। जाति आवर्तन नियम। या इसको हम कहते हैं बायोजेनेटिक लॉ। बायोजेनेटिक लॉ या जाति आवर्तन नियम। लिखो यह नियम मुलर व हैकल के द्वारा दिया गया। यह नियम मुलर व हैकल के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो मुलर और हैकल ने बायोजेनेटिक लॉ में क्या कहा, ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।